जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका जॉब ग्रेड आईएएस पे। मैं हूं नागेंद्र विकल और आज हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ की वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैसे ग्लोबल वार्मिंग और पैसिफिक ओशियन की वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में बेसिक जानकारी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अभी एक स्टडी में पता चला है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो पिछले 400 साल से जो औसत तापमान ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास पैसिफिक ओशियन में था, उस पर औसतन 400 साल से जो टेम्परेचर था उससे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अपने हाईएस्ट लेवल पर टेम्परेचर यह पहुंच गया, अपने सबसे उच्चतम स्तर पर यह टेम्परेचर पहुंच गया, जिसे बड़ी मात्रा में कोरल्स और जो ये प्रवाल भित्तियां हैं, जो कोरल रीफ्स हैं, ये बड़ी मात्रा में मरने लगी हैं। बहुत बड़ी मात्रा में इनका विनाश हो रहा है। अच्छा, ये इससे क्या हो रहा है? कोरल ब्लीचिंग हो रही है। आज जानेंगे कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, ये कोरल्स क्या होती हैं, ये जो है प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी के लिए जान लेते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी है। तो देखो भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का जो है पूर्वी तट है। उत्तर पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया की, ये क्वींसलैंड वाला भाग है, हिस्सा इसका स्टेट है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर इस प्रशांत महासागर में इस प्रशांत महासागर के इस सागर वाले क्षेत्र को कोरल सी बोलते हैं, कोरल सागर बोलते हैं, प्रवाल सागर बोल देते हैं। और इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ हैं, और यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियाँ हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ हैं। और ऐसा क्वेश्चन तो जो है, तो वो अगर सेंटेंस में दे दे ऐसा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दे दे कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों की श्रृंखला है, तो बिल्कुल सही है। तो ग्रेट बैरियर रीफ यह जो है प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास में अवस्थित यह दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ वाली श्रृंखला है। अच्छा, कोरल रीफ में बहुत बड़ी मात्रा में एल्गीज बहुत बड़ी मात्रा में शैवाल होते हैं, और शैवाल या समुद्र में भोजन की उपलब्धता कराते हैं, है ना। इस कारण ये ऑटोट्रोफ से होते हैं, और इस कारण से इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जीवों की निर्भरता हो जाती है, और यही कारण है कि पूरा रीजन बड़ा बायोडाइवर्सिफाई हो जाता है। यह दुनिया के सबसे अधिकतम जो है जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल हो जाता है। अगर पूछे तो दुनिया का सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र जो है वो इक्वेटोरियल जोन होता है, स्पेशली विषुवत रेखीय क्षेत्र में ब्राजील के आसपास अमेजन नदी घाटी वाला क्षेत्र, ये दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न वाला क्षेत्र माना जाता है। दुनिया में अगर उस इक्वेटोरियल जोन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर जो है जैव विविधता पाई जाती है तो कोरल रीफ के पास में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों की जैव विविधता दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और दूसरी सबसे ज़्यादा है, समुद्रों में सबसे ज़्यादा है। और अगर यहाँ यह संकटग्रस्त हो रही है तो यह पूरे इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगा, पूरे सी बायोम को प्रभावित करेगा, ओशनिक बायोम को प्रभावित करेगा, इसलिए चर्चा में है। आइए जानते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के मैप को अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को जो है थ्रस्टेड लैंड कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, और इसी के उत्तर पूर्वी तट के पास में इस वाले क्षेत्र में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ इंडियन ओशियन है, इधर हिंद महासागर है, और इस तरफ पैसिफिक ओशियन है। नीचे की ओर चले जाएंगे तो साउदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन जिसे बोलते हैं आप, अंटार्कटिक के पास वाला ओशियन जो है ये पड़ जाता है। तो तीन ओर से ये 3 महासागरों से घिरा वाला क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में यहीं पर है हमारी ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, इतना जानने के बाद हम जानते हैं, थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि वास्तव में बैरियर रीफ, कोरल, इन सब की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये होते क्या हैं? ये समुद्री जो है प्लैंक्टन्स होते हैं। देखो, समुद्र में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है वहाँ पर जो है वनस्पतियाँ और जीव उत्पन्न होते हैं। समुद्र तो औसतन 6000 मीटर तक गहरा है, यानी 6 किलोमीटर तक गहरा है, औसत की बात कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है मैरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर नीचे है, लेकिन औसतन 6000 मीटर।
लेकिन सूर्य का प्रकाश 200 मीटर की गहराई तक समुद्र में ऊपरी सतह पर जाता है, और जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है उसे जो है फोटिक जोन के नाम से जानते हैं। तो समुद्र में उस क्षेत्र को जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसे फोटिक जोन कहते हैं। इसी फोटिक जोन वाले क्षेत्र में एल्गीज का निर्माण होता है, शैवालों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जहां रहेगा वहां समुद्री वनस्पतियों का उत्पन्न होगा। तो इनको प्लैंक्टन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं प्लैंक्टन। प्लैंक्टन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी जो वनस्पतियां होती हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन, और दूसरे होते हैं जूप्लैंक्टन। समुद्र में प्लैंक्टन्स होते हैं, जहां फोटिक जोन में प्लैंक्टन्स होते हैं, और प्लैंक्टन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एक होते हैं जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में ये वनस्पतियां एल्गीज वगैरह आती हैं, जूप्लैंक्टन में छोटे छोटे कीट और जीव जंतु आते हैं। और ये दोनों मिलकर, अब चूंकि प्लैंक्टन्स जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो भोजन हेतु, भोजन की प्राप्ति के लिए ये जो जीव हैं जो प्लैंक्टन्स, इन पर निर्भर होते हैं। और ऐसा ही, और ये क्या होता है, एक दूसरे से सहजीवी संबंध बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशन। इसको बोला जाता है सिम्बियोटिक रिलेशन बोला जाता है। सिम्बियोटिक रिलेशन बनाकर और विभिन्न प्रकार से ये सर्वाइव करते हैं, एक जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऐसे ही क्रम में यहीं पर एल्गीज पाए जाते हैं। एल्गीज क्या है? ये समुद्री वनस्पतियां हैं जिनको हम शैवाल बोलते हैं, एल्गीज होते हैं। इन एल्गीज पर आत्मनिर्भर, मतलब ये आत्मनिर्भर होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। तो इनको भोजन चाहिए कहाँ से? इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कोरल। कोरल ये कीट होते हैं, कोरल ये प्रवाल होते हैं, और ये इनको भोजन चाहिए। लेकिन एक बात और है, एल्गीज को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, भोजन बनाने के लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो उनको चाहिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सभी तत्व चाहिए। और सामान्य रूप से अगर कोई पौधा होता है तो उसकी जड़ें समुद्र में होती हैं, वो मिट्टी में होती है, तो वो वहाँ से मिनरल्स की प्राप्ति कर लेता है। पर समुद्र में है, समुद्र तो बहुत गहरा है, तो ये जो एल्गीज हैं वो प्रवालों से, कोरल से भोजन की प्राप्ति करते हैं। इनसे ये जो है खाना प्राप्त करते हैं, तो भोजन प्राप्त करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को पर निर्भर हो जाते हैं। एल्गीज को मिनरल की प्राप्ति होती है कोरल से, और जब उसके बाद फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा एल्गीज भोजन बना लेते हैं। जब भोजन बन जाता है तो एल्गीज को तो ऊर्जा मिलती ही है, कोरल जो है इनसे ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं, इनसे भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कोरल है, मान लेते हैं ये कोई कोरल कीट है, और इस कीट पर एल्गीज आ जाएं, एल्गीज आकर और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बैठ जाएं, और इस पे वेन्स अपनी धंसा लें, और इनके शरीर से जो है मिनरल्स की प्राप्ति करें। तो ये जो है कलरफुल दिखने लगेंगे, तो दोनों एक साथ सहजीवी संबंध बना लेंगे। इसी को कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशन। तो जब दो जीव आपस में जो है निर्भर होकर एक दूसरे के साथ सहायता करते हुए जीवन को जो है चलाते हैं, तो उसे सिम्बियोटिक रिलेशन कहते हैं। तो ऐसे ही कोरल और एल्गीज मिलकर सिम्बियोटिक रिलेशन के साथ मिलकर जो है जीवन बिताते हैं। इसे ही प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कह दिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये समुद्री सतह है, ऊपर माउंटेन्स हैं, नीचे की ओर आए उसके ऊपर जो है ऊपरी सतह पर फोटिक जोन में, तो ये जो है इस तरह की जो वनस्पतियां दिखें तो ये जो हैं प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल भित्तियां, कोरल रीफ्स हैं। अब बहुत कलर के होते हैं, चूंकि ये रंग बिरंगे होते हैं, कोई हरा होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई एल्गी जो है लाल होता है, रेड कलर का होता है। तो और ये जो कोरल्स होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, तो इनके चारों तरफ से रंग बिरंगे हरे, लाल, भूरे ये इसके ऊपर जमा हो जाते हैं। तो बड़ा ये कलरफुल जो है पूरा क्षेत्र बन जाता है। यही कारण है कि ग्रेट बैरियर रीफ को जो है गार्डन ऑफ ओशियन कहा जाता है, महासागरों का बगीचा कहा जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ ऐसी प्रवाल भित्तियां हैं, और चूंकि खूब ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं आप छोटे जीवों को, इन प्रवाल्स को, कोरल्स को खाने के लिए छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, कीट आ जाते हैं, और इन कीटों को खाने के लिए जैसे झींगा जैसे प्रॉन जैसे जीव आ जाते हैं, इन झींगों को खाने के लिए छोटी मछलियाँ आ जाती हैं, छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं। इस प्रकार से बड़े जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे झींगे हैं, मछलियाँ
भित्तियां हैं, प्रवाल हैं, यानी बड़ी प्रकार की वैरायटी ऑफ जो है स्पीसीज का जो है ये स्थायी निवास बन जाता है। इस कारण से ये बड़ा बायोडाइवर्सिटी रिच क्षेत्र बन जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ी ऐसी प्रवाल भित्ति जो है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी कोरल रीफ है क्या। अब यही संकटग्रस्त हो जा रही है। अच्छा, ये जो प्रवाल भित्तियां जो उत्पन्न होती हैं, इनके विकास के लिए, इन कोरल रीफ के विकास के लिए जो तापमान चाहिए वह 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। यानी समुद्र के जल का तापमान जब 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा तभी प्रवाल भित्तियों का, कोरल रीफ का, एल्गीज का, शैवालों का विकास होगा। शैवाल रहेंगे तभी। अच्छा, जब कोरल और एल्गी दोनों हैं, इसमें से कोई भी एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा सरवाइव नहीं कर पाएगा, दूसरा भी मर जाएगा। यही कारण है कि ये दोनों साथ साथ ही रहेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोरल मर गया तो इसे मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो ये भोजन नहीं बना पाएगा। और अगर ये हट गया, एल्गीज हट गया तो ये भोजन इसको उपलब्धता ही नहीं हो पाएगी। यानी दोनों निर्भर होते हैं। अच्छा, जो प्रवाल भित्तियां होती हैं एल्गीज में विशेष प्रकार से जूजैंथिली ये एल्गीज का एक प्रकार है। जूजैंथिली एल्गीज जो हैं, जूजैंथिली शैवाल जो हैं, वह जो है कोरल के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं। और यह जो है टेम्परेचर, जल का तापमान जो है 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यही कारण है, यही रीजन है कि ये जो एल्गीज का विकास होता है ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही होता है, ट्रॉपिकल जोन में ही होता है। तो आप देखेंगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में, इसी क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में ही एल्गीज का विकास होगा। यानी इसके ऊपर जब जाएंगे, 30 डिग्री के ऊपर जाएंगे, 60 डिग्री 90 डिग्री के आसपास, यहाँ टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर, समुद्री टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, 20 से कम हो जाएगा। इस कारण से यहाँ इन क्षेत्रों में भी एल्गीज का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे ही दक्षिण में जाएंगे तो नहीं। इसी क्षेत्र में आप देखेंगे 30 डिग्री उत्तरी से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इनको, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी के मध्य ही दुनिया की समस्त प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में यहीं से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहीं मध्य भाग से गुजरती है। इसके ऊपर वाले यानी यहाँ से लगभग 30 डिग्री यहाँ पर होगा, तो इसके ऊपर ही ये कोरल रीफ पाई जाती हैं, यहीं पर इसके ऊपर ही ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाएंगी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या होता है, अब किसी भी कारण से, पोल्यूशन से, टेम्परेचर डिफरेंसेस थे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर यह टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री से ज़्यादा हो गया, अगर कहीं ये 24 डिग्री 23 डिग्री हो गया, 24 डिग्री हो गया, तो फिर ये एल्गीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब मान लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं प्रवाल है, अब प्रवाल के ऊपर जो है वो एल्गी, जैसे ऐसे एल्गी छाए हुए हैं तो ये हरे रंग का दिख रहा है। लेकिन मान लेते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और अगर ये मर गया तो केवल ये सफ़ेद कलर का ये दिखता है। और जब ये हट गया, यानी कोरल के ऊपर से अगर एल्गी हट गया और इसके ऊपर से एल्गी अगर हट गया कोरल के ऊपर, तो वाइट कलर के दिखने लगते हैं। इसी घटना को कह देते हैं कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन। और ये बड़ी मात्रा में जो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास में हो रहा है, जहाँ बड़ी मात्रा में शैवाल ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ एल्गीज ख़त्म हो रहे हैं और प्रवाल भित्ति पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। और यह कारण हुआ है पिछले 400 सालों में औसतन समुद्र का तापमान जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से औसत तापमान जो है बढ़ गया, और ये बढ़ जाने की वजह से और अपने उच्चतम स्तर पर आज पहुँच गया है, जिससे बड़ी मात्रा में जो है वो एल्गीज जो है समाप्त हो रही हैं। और प्रवालों के ऊपर से एल्गीज के हट जाने की घटना ही क्या कहलाती है, कोरल ब्लीचिंग कहलाती है, प्रवाल विरंजन की घटना कहलाती है। तो ये बात भी समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे आप।
तो देखो भाई हमने दो बातें सीखा। एक बात सीखा कोरल रीफ क्या होती हैं, तो कोरल रीफ प्रवाल भित्तियां समुद्री वनस्पतियां और जीव जंतुओं का एक सिम्बियोटिक रिलेशन है, जो कि समुद्र के 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ही होती हैं, और इनका विकास ट्रॉपिकल एरियाज में ही हुआ है, क्योंकि इसी क्षेत्र में वो अनुकूलतम दशाएं उत्पन्न होती हैं। फिर अगर किसी भी कारण से विशेषकर जो चर्चा में है वो जो है वाटर के टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण एल्गीज का कोरल के ऊपर से हट जाना, ये घटना जो है कोरल ब्लीचिंग कहलाती है, और यही घटना घटित हुई है जिसके कारण ये चर्चा में है। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से जुड़ा एक टॉपिक है रेड टाइड क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं। अब क्या होता है कि कुछ होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, माइक्रो एल्गी जो छोटे शैवाल्स होते हैं, छोटे छोटे शैवाल होते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं बड़ी मात्रा में जो है समुद्र में बड़ी मात्रा में बहुत तेजी से विकसित होते हैं। अगर इनको अनुकूलतम दशा मिल गई तो एक थोड़े समय में बड़ी मात्रा में तेजी से एकदम बूम करते हुए, जैसे मान लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह में जब जलकुंभी आ जाती है, जलकुंभी एक जलकुंभी डाल देते हैं, पता चला 1 महीने के अंदर पूरा तालाब पे वही जलकुंभी छा गई। ऐसी ही घटना अगर समुद्र तटीय क्षेत्र में अगर एल्गीज का बड़ी तेजी से फाइटोप्लैंक्टन्स का बड़ी तेजी से विकास हो गया, और वो अगर जो है लाल कलर के हैं या ब्राउन, जरूरी नहीं कि लाल ही हो, ब्राउन भी हो सकते हैं, जो है वो जो है भूरे कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः रेडिश कलर में होते हैं। तो वो जब बड़ी तेजी से ये प्लैंक्टन्स बड़ी तेजी से रिप्रोडक्शन करते हुए और बड़े समुद्री क्षेत्र में फैल जाते हैं, तो समुद्र का जल का रंग जो है वो लाल लाल दिखने लगता है, और इसी घटना को रेड टाइड कहा जाता है। तो रेड टाइड का संबंध किसी टाइड से नहीं, बल्कि एल्गीज के ब्लूम होने से बड़ी मात्रा में प्लैंक्टन्स के फैल जाने के कारण, समुद्री क्षेत्र में फैल जाने के कारण ये जो घटना घटित होती है, तो उसे ही रेड टाइड कह दिया जाता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत की। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो भाई, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ जो है वह अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, और आप जानते हैं कि चूंकि बायोडाइवर्सिटी से रिच क्षेत्र होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन जो है यहाँ पे बन जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोरल रीफ हैं तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। दूसरी सबसे ज़्यादा यहाँ मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि के पास में सर्वाधिक जैव विविधता कोरल रीफ पाई जाती हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा जो है लक्षद्वीप में, और जो है इधर खंबात की खाड़ी में ये जो है प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो भारत में भी बड़ी मात्रा में कोरल रीफ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो वह अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सेशन को शेयर कर देंगे, अपने मित्रों को भी ज़रूर बताएंगे, और लाइक कमेंट करिएगा। अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं जिस पर आप अपना कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।